Morning, people. How are you all doing? First class. Okay. Last time chapter 11 शुरू किया था थर्मल प्रॉपर्टीज. आगे बढ़ना है अभी. थर्मल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2 पर इससे पहले कि आगे बढ़े एक ब्रीफ ब्रश अप मार लेते. लास्ट टाइम क्या क्या किया था. लास्ट टाइम वी सॉ हीट एनर्जी, टेम्परेचर. Temperature is just a representation of heat energy. Heat energy is the amount of heat energy contained in any body, that will be in joule. बट उसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम टेम्परेचर नाम का एक बढ़िया सा फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं. रिमेंबर, टेम्परेचर इज जस्ट अ नंबर और कुछ नहीं है. ओके, इट इज नॉट एनीथिंग दैट यू कैन सी और फील और समथिंग लाइक दैट, बट इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. जिस बॉडी में हीट एनर्जी ज्यादा होगी उस बॉडी का टेम्परेचर ये नंबर ज्यादा होगा, और जिस बॉडी में हीट एनर्जी कम होगी उस बॉडी का टेम्परेचर ये नंबर कम होगा. सिंपल एज इट गेट्स. एंड 3 स्केल्स थे हमने देखे थे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, यू कैन आल्सो कॉल इट फ़ारेनहाइट, और एंड केल्विन. अब ये टेम्परेचर तो है, ओके, रिप्रेजेंटेशन है, समझ गए सर, पर ये रिप्रेजेंटेशन का कोई आयाम तो होना चाहिए, कोई बेस तो होना चाहिए, है ना. वी हैव चोजन 2 बिग रेफरेंस पॉइंट्स. One, the freezing point, the point at which water converts to ice, and second, boiling point, the point at which water converts to vapor. So we call them freezing points and boiling point. दोनों वाटर के ही हैं, कोई दिक्कत नहीं. हमने सेल्सियस स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट को 0 का नाम दे दिया. 0, हमने उसको टेम्परेचर उस चीज का 0 लगा दिया. इसको कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस. एंड बॉइलिंग पॉइंट को क्वाइट कन्वीनियंटली हमने नाम दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस. याद रखें, ये नाम आप जैसे मेरे ऐसे लोगों ने दिए, किसी और ने नहीं दिए. ये ऊपर से आसमान से गिर के नहीं आया था कि ये 0 ले लो या 100 ले लो. बढ़िया नंबर है. सो 0 और 100. तो 0 फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कितने डिविजन हुए सेल्सियस स्केल के? 100. उसी तरह इफ आई गो टू फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट जो सेल्सियस में 0 डिग्री है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32 फ़ारेनहाइट. एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी एट 212 फ़ारेनहाइट. सो 32 से लेकर 212 में ये स्केल है फ़ारेनहाइट का, फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट में. एंड एज यू कैन सी देयर आर 180 डिविजन्स between this and this. सेल्सियस में 100 है, इसमें 180 है. केल्विन एज गुड एज सेल्सियस, बस थोड़ा सा चेंज. केल्विन में दिस इज 273.15 डिग्री सेल्सियस, whereas this is 373.15 डिग्री सेल्सियस. ऑल्सो 100 यूनिट्स बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेम लाइक सेल्सियस. तो क्या कन्वर्जन है इनका, ये भी हमने देखा था. टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट is 9/5 temperature in degrees Celsius plus 32, a very important conversion factor here. TF is 9/5 TC. TF is temperature in Fahrenheit, TC is temperature in Celsius plus 32. भाई केल्विन और सेल्सियस का क्या कन्वर्जन है? टेम्परेचर इन केल्विन is temperature in degree Celsius plus 273.15. आई एम श्योर ये दोनों इक्वेशंस को आपने बहुत ही ध्यान से देखा. सो दिस वाज द आइडिया ऑफ टेम्परेचर एंड द वेरियस स्केल्स. फिर हम गए गैस इक्वेशन पे, एंड गैस इक्वेशन में हमने 2 लॉज देखे. वी वर टॉकिंग अबाउट गैसेस एंड वी सॉ 2 लॉज, एंड दोस 2 लॉज वर बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू बॉयल ने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure is inversely proportional to volume, or P into V is constant. P is pressure, V is volume. So pressure into volume is constant. This was equation number 1. Then Charles's law, he said at constant pressure the volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature. भूलिएगा नहीं, ये T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में. सो V by T is constant. ओके, इक्वेशन 1 और 2 को हमने साथ मिला डाला, एंड वी गॉट अनदर लवली इक्वेशन विच वाज PV by T is constant. It's going to be massively used in the next chapter. गैसेस वाले चैप्टर में यूज होगा.
So PV by T is constant. And हमने ये experimentally देखा कि this constant depends on the given quantity of the gas. And as a result, we found out a new equation. PV is mu RT. Ladies and gentlemen, a very lovely equation. PV is mu RT. P is pressure, V is volume, T is absolute temperature. Mu is the number of moles of the gas, R is the universal gas constant, जिसकी value 8.31 joule per Kelvin, joule per mole Kelvin if you want to call it. So 8.31 है इसकी value joule per Kelvin. This was the ideal gas equation. And then we went on and we saw thermal expansion. What was thermal expansion? As simple as it gets. You know, whenever a body is heated, its dimensions increase, it expands, and whenever a body is cooled, it contracts. So this was called thermal expansion. And तीन type के thermal expansion देखे according to dimensions. One was linear expansion, then one dimensional single rod वगैरह हो, या कोई प्लेट हो तो उसका एरिया बढ़ता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ते हैं, दैट वाज एरिया एक्सपांशन. एंड अगर कोई थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर लाइक अ क्यूब तो तीनों डिमेंशंस बढ़ेंगे, दैट वाज वॉल्यूम एक्सपांशन. लेट मी शो यू लीनियर एक्सपांशन. लीनियर एक्सपेंशन, दिस is a rod of length L. Let us say at a temperature T. अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, I make it T plus delta T. So I have increased the temperature by delta T. Temperature difference is delta T. And you will see, इतना ज्यादा नहीं होता, but just for representation sake मैं इतना ले रहा हूं. हमने देखा कि the length increases by delta L. So what will be the relation between this increase in length, change in temperature and likewise? बहुत बढ़िया इक्वेशन है हमारे पास. इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज ओरिजिनल लेंथ एल इंटू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी. अल्फा एल is called the coefficient of linear expansion. SI unit per degree Celsius or preferably per Kelvin. Okay, so this was delta L is L alpha delta T, and as a result नई length, new length, इसका भी एक बढ़िया इक्वेशन हमने दिया था आपको. If you remember this, new length, you know, we used to call this L dash, new length. So this was L dash was L plus delta L, और डेल्टा एल की जगह एल अल्फा डेल्टा टी लगा डाला तो हमको क्या मिल गया रे? एल डैश इज एल 1 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी. काइंडली रिमेंबर कि अगर आपको फाइनल लेंथ चाहिए तो आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा. नहीं तो क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एल फाइंड करना पड़ेगा, फिर एल से ऐड करना पड़ेगा ये लगा के. पर हमारे पास सीधा फॉर्मूला है ना, कोई टेंशन की कोई बात नहीं. So ये हो गया लीनियर एक्सपांशन. देन वी गो टू एरिया एक्सपांशन. एरिया एक्सपांशन, टू डिमेंशंस. सो इंक्रीज इन एरिया या चेंज इन एरिया, डेल्टा ए इज ओरिजिनल एरिया ए इनटू अल्फा ए डेल्टा टी. हियर अल्फा ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन. उसका भी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, but value wise, you know, there was an illustration which told us alpha A is करीबन twice alpha L. Okay, and finally volume expansion, 3 dimensions, which says change in volume delta V is V alpha V delta T. Change in volume is original volume into coefficient of volume expansion into change in temperature. भाई अल्फा वी का भी ऐसा यूनिट पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन ही होता है, बट इन टर्म्स ऑफ यू नो वैल्यू अल्फा वी इज करीबन थ्राइस अल्फा एल. ओके, ये हमने प्रूव किया था लास्ट टाइम. एंड यू नो हमने इसको गैसेस के लिए, सब सॉलिड्स वगैरह के लिए था, हमने इसको गैसेस के लिए भी देखा था. फॉर गैसेस यू नो वी हैड फाउंड आउट दैट अल्फा वी इज इक्वल टू 1 by T. ये याद रखना गैसेस के लिए. फॉर गैसेस अल्फा वी, नॉट दैट इट मेक्स वेरी मच ऑफ डिफरेंस, बट एनीवेज अल्फा वी इज 1 by T. सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ेगा, अल्फा वी घटेगा. ये सिर्फ मात्र गैसेस के लिए देखा जा सकता है. एंड फाइनली वी सॉ एनॉमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, जिसमें हमने ये देखा था कि बाकी दुनिया भर के सब सब्सटेंसेस
You know, they expand on heating and contract on cooling. Water भी contracts on cooling, but only till 4 डिग्री सेल्सियस. जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से 3 to 1 जाते हो, वॉल्यूम स्टार्ट्स एक्सपांडिंग. बरोबर है? 20 से 4 आए, वॉल्यूम घटता गया, बट ओनली टिल 4. जैसे 4 से 3 आए, वॉल्यूम बढ़ा, 3 2 1 0, वॉल्यूम बढ़ा. फर्स्ट क्लास. सो एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, याद रखिएगा मस्त, एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम. ओके, एंड इसी वजह से लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह जो फ्रीज हो जाते हैं विंटर में, उनके नीचे ऊपर जो है मस्त, देयर इज एन आइस लेयर 0 डिग्री, -2, -5, -10, -20 डिग्री सेल्सियस, बट उसके नीचे देयर इज वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो आराम से सरवाइव कर सकते हैं. उनको कोई खतरा नहीं है कि ये आइस उनको मार डालेगा, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं. नेचर ने सब फर्स्ट क्लास बनाया. सो दिस वाज ऑल दैट वी डिड लास्ट टाइम. लेट्स प्रोसीड ऑन टू टुडेज आइडिया. जस्ट हैव अ लुक एट दिस. ओके, लेट्स मूव ऑन. आज बात करेंगे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. These are two very important topics, and I will give you very important equations today which will be really helpful for the coming ideas. So क्या नाम है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का नाम है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मात्र स्पेसिफिक हीट भी कहना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. वी आर ऑल गुड. तो सर ये क्या बड़े बड़े नाम लिख मारे आपने? लोड नहीं लेने का. क्या लोड नहीं लेने का? एक काम करते हैं, ये सब क्या है वो तो बाद में डिस्कस करते हैं. पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं. आपको एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है. मैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहा हूं, तो डू यू एग्री आई विल रिक्वायर हीट एनर्जी. ओके, तो मैं एक टेबल बना देता हूं छोटा सा, जिसमें मैं चीजों को बताऊंगा. ये है सब्सटेंस, कौन सी चीज ले रहा हूं, उसका मास, उसका टेम्परेचर डिफरेंस. Let us take one more term which is called time taken and heat energy required. This is going to be my last entry. Okay, बड़ा सा टेबल होगा ये, don't worry about that. Okay, and एक एक करके चीजों को हम देखेंगे. Okay, and I'm going to suppose something, so stay with me. The first substance I'm using is water. And consider I have taken 1 kg of water. 1 किलो पानी लिया है कंटेनर में, एंड मैं अब नीचे से लगाता हूं आग. ओके, मैंने वाटर के अंदर डाला है थर्मोमीटर जो टेम्परेचर डिफरेंस मेजर कर रहा है. सपोज 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, रूम टेम्परेचर पे वाटर है. नीचे से मैं लगा रहा हूं आग, एंड डू यू एग्री आग लगेगी, मतलब आई एम प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी. हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर गोज ऑन चेंजिंग. Let us say I take it from 30 degree Celsius room temperature to 50 degree Celsius. So what is going to be my temperature difference? 50 minus 30. मैंने 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस दिया है इस वाटर को. बाजू में मेरे पास स्टॉप वॉच भी है, मैं टाइम नोट करता हूं. ये टाइम मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, इट इज नॉट परफेक्ट. आई एम जस्ट टेकिंग इट एज अ वैल्यू. सो लेट अस से टाइम टेकन इज 10 मिनट. लेट मी जस्ट से दैट इट्स 10 मिनट्स. एंड लेट अस से इस 10 मिनट में जितनी हीट एनर्जी यूज हुई, आई विल कॉल इट Q joule. The amount of heat energy utilized to take mass 1 kg water by a temperature difference of 20 degree Celsius is Q joule. Now this depends कि कितने टाइम तक मैंने हीट एनर्जी दी थी उसको. 10 मिनट के लिए मैंने हीट एनर्जी दी थी और मैं इसको नाम देता हूं Q joule. ओके, वेरी गुड, ग्रेट. सेकेंड आइडिया. अब वो एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है. इसमें भी मैं वाटर ही ले रहा हूं, सेम 1 किलो, पर इस बार मैं टेम्परेचर डिफरेंस 20 नहीं लूंगा. मैं इस बार वाटर को 30 से 50 नहीं पहुंचा रहा हूं. इस बार मैं 30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रहा हूं. इन शॉर्ट, आई एम गोइंग टू गिव अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस. यू कैन सी दिस इज डबल फ्रॉम द ओरिजिनल टेम्परेचर डिफरेंस. What do you think will happen to the amount of time? You will notice, now this is an experiment, you will notice that अगर आप ये कर रहे हैं तो you will notice that the time taken will also be double of the original time. Understand this.
सो सेम वाटर का मास सेम है, पर अब टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो जाने की वजह से द टाइम टेकन हैज आल्सो बिकम डबल एंड एज अ रिजल्ट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर 10 मिनट के लिए क्यू जूल होती है तो 20 मिनट के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी महाराज? 2 क्यू जूल, डबल द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? ओके, सो सेम पानी है बट टेम्परेचर डिफरेंस डबल हो जाने की वजह से मेरा टाइम भी डबल हो गया एंड एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज आल्सो डबल. ओके, ये भी हो गया, ये भी देख लिया. थर्ड एंट्री फिर से वाटर. क्या वाटर बहुत ले रहे हो सर? अरे इस बार 1 किलो नहीं लेंगे, इस बार 2 किलो लेंगे. मैं ऊपर वाली एंट्री के साथ, फर्स्ट एंट्री के साथ इस चीज को कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिए. पहले 1 kg वाटर था, अब 2 kg वाटर है और इस बार टेम्परेचर डिफरेंस सेम इसके जैसा ही रख रहा हूं मैं, 20 डिग्री सेल्सियस. एंड आई विल नोटिस, ये सब नोटिस किया गया, आई विल नोटिस दैट अगर 1 किलो पानी को 20 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए 10 मिनट लगती है, तो मास डबल करने पर 2 किलो पानी को मात्र सेम 20 डिग्री सेल्सियस ले जाने पे भी टाइम डबल ही होगा. सही पहचाने, 20 मिनट ही लगेगी, मास डबल हो चुका है. वाह, ओके, ये सब मेरे कंक्लूजन्स में आ रहा है. अच्छा, ऐसा हो रहा है, ओके. एंड एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी यहां क्यू थी, यहां कितनी होगी? 2Q. ओके सर, पानी बहुत ले लिया, कुछ और लो ना. हाँ बेटा, तू पानी पी ले, मैं बाकी कुछ लेता हूं. अब चौथी आइटम, नई आइटम ले रहे, ले ऑयल. भाई किसने खाना वाना बनाया कभी लाइफ में? कभी बनाते हो? फॉर अ चेंज, यू नो, संडेज ऐसा कुछ. संडेज तो सर यही करना पड़ता है. वेरी गुड, अच्छी बात. तो मैं ये भी, इसको भी ऊपर वाली एंट्री के साथ ही कंपेयर कर रहा हूं. मैंने वाटर लिया था 1 kg, अब मैं ऑयल ले रहा हूं 1 kg. सेम क्वांटिटी ऑफ यू नो वाटर, सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड सेम 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस दे रहा हूं. सर क्या 10 ही मिनट लगेगा? ये वो बंदे पूछ रहे हैं जिनको कुकिंग का या किचन में खड़े रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. आप जाओ किसी दिन और तेल रखो कढ़ाई में रखना, नीचे लगाओ आग. यू विल नोटिस दैट ऑयल heats up quite faster as compared to water and you will see that if I experiment this, 1 किलो 20 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए अगर वाटर को लगता है 10 मिनट, इसको करीबन 5 मिनट लगेगा. सिर्फ 5 मिनट. सेम 1 किलो, सेम 20 डिग्री सेल्सियस, अब 10 मिनट नहीं, क्योंकि पहले पानी था अब ऑयल है, इसको आधा टाइम लगेगा, करीबन 5 मिनट. एंड इफ आई गो टू से दी एनर्जी, दिस विल बी करीबन Q/2 जूल. तो ये 4 एंट्रीज ने हमारे माइंड में ये क्लैरिटी ला दी है कि कोई भी चीज का यू नो हीट अप करने के लिए, टेम्परेचर डिफरेंस बनाने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट विल डिपेंड ऑन नॉट 2 but 3 things. First, the mass of the substance. Secondly, the amount of temperature difference that you give it. And third, the type of the substance. So, heat energy required depends on 3 things: the mass, the temperature difference and the substance. इन तीनों को हीट एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, ये हमारा लाइफ गोल है, इस टॉपिक का लाइफ गोल है. आई होप यू सीन दिस फाइनली. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? Okay, I'm taking it off. And now I am about to do some definitions. I'm going to go about some definitions. The first definition that I'm going to tell you is a term which is called heat capacity. Heat capacity क्या होता है सर? Heat capacity. If delta Q amount, very simple definition of heat energy, is to be given to a body, to a substance, to change its temperature or increase its temperature by delta T, then by heat capacity का definition आ रहा है, heads up, heat capacity is equal to heat energy given या taken. okay, given भी हो सकता है, taken भी हो सकता है. given करो तो temperature difference बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा. अगर निकाल दो उसमें से तो टेम्परेचर घटेगा, सेम डिफरेंस अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस. सो गिवन या टेकन भी हो सकता है अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस. एंड दिस इज डिनोटेड बाय अ ब्यूटीफुल लेटर कॉल्ड एस. ये बड़ा एस है, बराबर, ये बिग एस इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. बहुत ही बढ़िया सुंदर एक्सप्रेशन.
amount of heat energy delta Q over temperature difference delta T. So S is equal to delta Q by delta T, and इस heat capacity का ऐसा unit of S आपके सामने ही है. ये किस में होता है? जूल. ये किस में होता है? डिग्री सेल्सियस या केल्विन. सो जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन. पीपल विल ऑल्सो आर्ग्यू, सर कैलोरी पर केल्विन नहीं. हाँ, आपके केमिस्ट्री में कैलोरी भी यूज होता है, नो इश्यूज. आपको जिस तरह इस्तेमाल करना है दोनों सही, सब भगवान के रास्ते ही जाता है. सो जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन. आपने एक बात नोट करी, हमने हीट एनर्जी को ले लिया, टेम्परेचर डिफरेंस को ले लिया, पर अब तक मास को नहीं लिया हमने. जैसे ही इस वाले आइडिया में मैं मास को डालता हूं तो एक नई टर्म बनती है विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट फॉर शॉर्ट is heat capacity upon the mass of the substance. All right, this is a lovely, very lovely definition. So, specific heat capacity का symbol unfortunately छोटा s है. ये बड़ा s, ये छोटा s. अब क्या करें, ये ऐसे ही मिला हमको और कुछ तो मिला नहीं. तो ये बड़ा s heat capacity, छोटा s specific heat capacity. That is heat capacity का बड़ा s भाई पहचानना upon mass m. सो छोटा s इज बड़ा s बाय m. मेरे पास बड़ा s है, ये रहा डेल्टा Q बाय डेल्टा T. सो दिस इज डेल्टा Q बाय डेल्टा T और ये आया मास m. पीपल, हेड्स अप, यू डोंट नो इट येट, or maybe you already know it. You are seeing one of the best equations of this chapter, one of the most important equations of this chapter. मैं इस चीज को, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को थोड़ा सा मिश्रित करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर. डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट बना दिया, एम और डेल्टा टी को यहां ले लिया. सो दिस इज एम एस डेल्टा टी. लेडीज एंड जेंटलमैन, बादब्बा मुलायजा होशियार, डेल्टा क्यू इज एम एस डेल्टा टी. सर ये इक्वेशन का मतलब क्या, एक बार फिर से जरा समझा दो. समझा देंगे जी, क्योंकि जब तक मतलब समझ में ना आया तो इक्वेशन लेके फायदा क्या. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ मास m ऑफ द सब्सटेंस, जिसका स्पेसिफिक हीट s है, बाय डेल्टा t इज गिवन एज डेल्टा q इज m s डेल्टा t. मास m है, स्पेसिफिक हीट s है, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी करना हो अगर, तो कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, डेल्टा क्यू इज एम एस डेल्टा टी. ये इक्वेशन छोड़ना मत, खतरनाक है, सबसे इंपॉर्टेंट है. अच्छा मैंने एस तो ले लिया, इसका ऐसा यूनिट देना भूल गया हूं. ऐसा यूनिट ऑफ छोटा एस, भाई इसका क्या था. अच्छा इसको ही लेना, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी Kelvin. Can you see it? Have a look. Right. So delta Q is ms delta t. Very important equation. अच्छा, पर ये इक्वेशन जो है ना, वो खासकर सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए यूज होता है, गैसेस के लिए नहीं होता, क्योंकि गैसेस में हम मास m का इस्तेमाल नहीं करते. गैसेस में यूजुअली वी रिप्रेजेंट देम इन टर्म्स ऑफ मोल्स. सो आई विल पुट दिस डाउन एज अ नोट. फॉर गैसेस we define what is called molar specific heat capacity, and this molar specific heat capacity is denoted as C. जैसे normal specific heat capacity denoted as छोटा s, वैसे molar specific heat capacity for gases only is denoted as बड़ा C. well definition वही है, जैसे छोटा s is बड़ा s by m, तो छोटा c is बड़ा s by number of moles म्यू. बात एक ही, बस ये जिसका मास रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन केजी और समथिंग लाइक दैट, ग्राम वगैरह में, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं. जबकि गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो वी टेंड टू यूज सी इज s by म्यू. सेम इक्वेशन, सेम आइडिया, डेल्टा q by म्यू डेल्टा t, and that gives you delta q is mu c
डेल्टा टी। वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, इस चैप्टर में आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करोगे, इसका तो भरपूर भरपूर इसका तो भरपूर करेंगे, पर इसका नहीं करेंगे खास। इसको हम ज्यादातर यूज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, थर्मोडायनामिक्स में। सो बस ये एक रेफरेंस के लिए मैंने ये इक्वेशन लिखा हुआ, ताकि क्या नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं थर्मो में ये इक्वेशन यूज करूं, आप मेरे पे टूटना पड़े, सर कहां से आया, सर कहां से ले लिया, दिए लाए, बराबर है। तो ये इक्वेशन देखा देखा सा लगना चाहिए। तो डेल्टा क्यू इज म्यू सी डेल्टा टी। दिस सी इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जूल पर मोल केल्विन, सिंपल एज दैट। लिखूं ऐसा यूनिट, जूल पर मोल केल्विन, चलेगा ना? ओके। अच्छा, ये स्पेसिफिक हीट के दो प्रकार हैं। पहला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वो भी बता देता हूं। इफ volume of the gas is constant during the entire process, remains constant in the process, we use specific heat, molar specific heat, molar specific heat capacity at constant volume, denoted as CV. बराबर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो वी यूज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड अगर प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहे, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, भाई आई होप आपने ये इक्वेशन लिख लिया होगा। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रोसेस, वी टेंड टू यूज molar specific heat capacity at constant pressure, we denoted as CP. बराबर। So molar specific heat capacity at constant volume is CV, and molar specific heat capacity at constant volume is CP, बराबर। So I tend to call it CP. So it's called CP. So enough about molar specific heats and their contents and stuff like that. Let us move on and let us do a very very lovely idea which is called calorimetry. भाई नाम पे जाना मत, नाम बड़ा है, काम एकदम आसान है। सिंपल एज दैट। कभी कभी नाम बहुत बड़े होते हैं, नाम देख के अच्छे अच्छे ढील जाते हैं, अरे क्या यार कैलोरीमेट्री, बाप रे ये क्या बताएगा हमको। अरे जो भी बताएगा मजा आएगा यार, टेंशन ज्यादा ले लेते हो। सो नाम देखिए कैलोरी मेट्री। सर होता क्या, ये भी बता ही दो, इतना वाला नाम तो लिख दिए हो, बता दो। अच्छा, कैलोरीमेट्री मींस हीट मेजरमेंट। कैलोरीमेट्री का मतलब है द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज मेजर्ड, सिंपल। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीट मेजरमेंट। सो प्रोसेस of measurement of heat energy actually is called calorimetry. तो फिर सर हीट मेजरमेंट ही बोल देते, साइंस का ये फंडा यार, अलग अलग नाम हो तो मजा आए थोड़ा सा, ऐसा लगता है टेक्निकल साउंडिंग नाम होना चाहिए। ओके, सो प्रोसेस मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। अच्छा, बिफोर आई गो ऑन टू कैलोरीमेट्री एंड आई टेल यू व्हाट अ कैलोरीमीटर इज, एक आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करना चाहूंगा। आई एम श्योर यू हर्ड दिस डेफिनेशन इन केमिस्ट्री एंड स्टफ। व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? अ सिस्टम दैट डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी with the surroundings, and not only heat energy, any other type of energy with its surroundings, is called an isolated system. Okay, तो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के साथ बात करते हैं। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, कंसिडर दिस टू बी अ रूम और एनीथिंग लाइक दैट, और ये रूम चारों तरफ से बंद है, हर जगह से बंद है, एंड बाहर हमने ऐसी चीजें लगा रखी, हीट इंसुलेटर्स, जिससे ये सिस्टम में से हीट न बाहर जा सकती है न बाहर से हीट अंदर आ सकती है। बाहर की दुनिया के साथ ये जो सराउंडिंग है
इसके साथ इसका कोई हीट एक्सचेंज, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, न ये कुछ बाहर दे रहा है न बाहर से कुछ ले रहा है. दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव कॉल्ड इट एन आइसोलेटेड सिस्टम. नाउ सपोजिंग एक बंदा है इसमें, लेट्स कॉल इट बंदा ए, और इस बंदे के पास 100 जूल हीट एनर्जी है. This guy has got 100 joule heat energy with him inside his body. क्या होगा? हीट एनर्जी बाहर जाएगी, अंदर रहेगी, क्या क्या? यू विल से सर आइसोलेटेड सिस्टम है, न यहां से ये बाहर कुछ दे सकता है, न बाहर से कुछ अंदर ले सकता है, तो दिस हीट एनर्जी विल रिमेन सेम यार, कोई चेंज नहीं है. ये बंदे का अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सेम रहेगा 100 जूल, बिकॉज कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है. ओके, परफेक्टली वैलिड. ये बंदा ना किसी को दे रहा है ना कुछ ले रहा है, एज ए रिजल्ट इसका हीट एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. बट नाउ अब मैं कहानी में ट्विस्ट ले आता हूं. मैं एक और बंदे को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका नाम है बंदा बी. ओके, इसके टांग छोटे कर देते थोड़े. ओके, सो यह है बंदा बी, एंड इस बंदे के पास हीट एनर्जी कंटेंट बताओ सर. Let us say he has got 20 joule of heat energy in his body. Isn't this beautiful? एक बंदे के पास 100 जूल है, दूसरे बंदे के पास 120 जूल है, सॉरी 20 जूल है. And supposing they are holding hands, which is the only way things would be transferred. These are their holding hands. What do you think will happen? सर एकदम इजी, क्या बात कर रहे हो सर? ये दोनों अब एक्सचेंज करेंगे क्या? हीट एनर्जी. दे विल एक्सचेंज हीट एनर्जी. हीट एनर्जी विल गो फ्रॉम अ बॉडी हैविंग हायर हीट एनर्जी कंटेंट टू अ बॉडी हैविंग लोअर हीट एनर्जी कंटेंट. सो इन शॉर्ट, हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी. एक बात याद रखना, बाहर कुछ भी हो, ये लोग कुछ भी बाहर नहीं दे रहे हैं. ऑलराइट, सो हीट energy is not exchanged with the surroundings. याद रहे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, तभी आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाएगा. एंड हीट फ्लोज, मतलब द प्रोसेस, द पैसेज, द रूट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी. ओके, अग्रीएबल सर. इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो ये ज्यादा वाला कम वाले को देगा. तो हीट एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी. ये हीट एनर्जी फ्लो का डायग्राम है, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी. अच्छा, कब तक चलता रहेगा ये? यू विल से सर इक्विलिब्रियम तक. अरे पर उस चीज को, इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे करोगे महाराज? व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम? अच्छा, इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करेंगे सर? इक्विलिब्रियम आई थिंक तब होगा जब दोनों बॉडी में अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बिकम्स इक्वल. बात समझ में आई? हाँ. ये कब तक देता रहेगा? क्या तब तक देता रहेगा? किसी ने मेरे को ये कहा था सर, ये तब तक देता रहेगा जब तक ये भिखारी हो जाएगा 20 जूल और ये जो है अमीर हो जाएगा. नहीं नहीं, नो नो, हीट एनर्जी का परिस्थिति एक्सचेंज नहीं होगा. नहीं तो फिर इसमें से फिर से चालू हो जाएगा. यार ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया, कमाल करते हो. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ये तब तक चलता रहेगा जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आता. इसे हम स्टेडी स्टेट कहते हैं. स्टेडी स्टेट, अब ये बड़ा था, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, ये देता जाएगा, इसकी कम होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी, ठचक. ये पॉइंट पे आके स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. दोनों बॉडीज में अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बिकम्स सेम, एंड एज अ रिजल्ट अब न ये इसको देगा न ये इसको देगा, कोई किसी को देगा नहीं, दोनों मस्त बैठे हैं, कोई एक्सचेंज नहीं होगा. दिस हैपेंस, दिस गोज ऑन टिल थर्मल इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट. इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट भी कह सकते हैं. एंड एट दिस पॉइंट आई एम श्योर मेजॉरिटी लोगों ने, इसको उड़ा सकता हूं मैं, ओके, आई एम श्योर मेजॉरिटी लोगों ने अंदाजा लगा लिया है कि स्टेडी स्टेट कब अचीव होगा.
अब अंदाजा सही है कि गलत आप देख लीजिए. सो एट इक्विलिब्रियम, एट स्टेडी स्टेट, heat energy content of both bodies is same. wow. मतलब अब इसमें कितना हो जाएगा फाइनल 60 जूल, इसमें भी कितना हो जाएगा 60 जूल. सो इसने, अब देखो ये इनिशियल सिचुएशन में 100 जूल था, फाइनल सिचुएशन में 60 जूल है. हाउ मच एनर्जी हैज ए लॉस्ट? 40 जूल, बराबर. हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ए, 100 minus 60, initial minus final, which is 40 joule. And how much is the heat energy gained by B? पहले कितना था 20, अब कितना है 60. कितना गेन किया है 60 minus 20. लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना हीट एनर्जी ए ने लूज किया is equal, has to be equal to the amount of heat energy gained by B. जितना हीट ए ने लूज किया वो सारा हीट बी ने गेन किया. नहीं तो तुम अगर सोचो कि सर 50-50 रखो ना, मजा आएगा. मेरे को किसी ने ये भी कहा था 50-50 रखो ना. ओके, अगर मैं ये सिचुएशन रखूं, मान लेते ये सही है. कितना हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ए है? इजंट इट 100 minus 50, मतलब 50 जूल. एंड हाउ मच इज द हीट एनर्जी गेन्ड बाय बी? 50 minus 20, 30 जूल. ओ शिट, इसने 50 लूज किया, इसने तो 30 ही गेन किया, बाकी 20 कहां गई? बाहर तो जा नहीं सकती क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है. ये बाहर को ना कुछ देता है ना बाहर से कुछ अंदर लेता है, पॉसिबल ही नहीं है. सो जो भी होना है, जितना हीट ये लूज करेगा उतना इसको गेन करना है. दिस इज द आइडिया ऑफ हीट एनर्जी एक्सचेंज. सो आई एम सॉरी बट 50-50 doesn't look possible, doesn't give us the right idea. So the right idea will be 60-60, and this is what is the idea behind calorimetry. तो कैलोरीमेट्री में हम करते क्या है सर? कैलोरीमेट्री आपने स्टेडी स्टेट समझा दिया, बढ़िया, अच्छा. पर कैलोरीमेट्री में करते क्या है? ओके, कैलोरीमेट्री में फर्स्ट लेट मी डिफाइन व्हाट इज अ कैलोरीमीटर. आई एम श्योर आप अगर स्कूल गए हो तो आपने कैलोरीमीटर देखा होगा. दिस अ कॉपर वेसल, बीकर जैसा होता है. यू नो, दिस इज copper calorimeter. It's a beaker, and this beaker is made of copper. It's kept in a wooden jacket. Wooden box में रखते हैं इसको. टेढ़ा बॉक्स है पर मेरा बॉक्स है. एंड इसके बीच में ये बॉक्स के अंदर सब ग्लास, वुल, सब इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस रखते हैं और इस बॉक्स को बंद करते हैं. फिर से वुडन बॉक्स. बिल्कुल सही समझा आप. मैं इस कॉपर कैलोरीमीटर को एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा हूं. सो दिस इज कॉपर कैलोरीमीटर. दिस इज अ वुडन बॉक्स. यू कैन कॉल इट अ जैकेट और हीट शील्ड. बाहर से ना हीट प्रवेश करने देगा, ना यहां से अंदर से कुछ बाहर जाने देगा. एकदम सेंट्री की तरह रोक देगा सब कुछ. अच्छा, इस बॉक्स में 2 ओपनिंग्स होते हैं. पहले ओपनिंग से ये थर्मोमीटर लगाया जाता है जो टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करेगा. ये थर्मोमीटर है. एंड दूसरे में वी हैव अ स्टरर ऑफ द सेम मटेरियल. कॉपर का कैलोरीमीटर है तो कॉपर का स्टरर होगा. इसमें नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पानी भरा जाता है. और सब करते क्या है? यू नो, ये स्टरर जो है वो स्टर करने के लिए है. जो भी आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो उसके लिए स्टर करने की जरूरत पड़ती है. अच्छा, इसमें क्या करते हैं? कैलोरीमीटर कॉपर का और पानी, ये दोनों यूजुअली सेम टेम्परेचर पे होते हैं. एंड व्हाट वी डू इज, हम कोई बॉडी लेते हैं गर्मा गर्म, कोई भी ब्लॉक वगैरह कुछ लेते हैं और ये खोल करके इसमें डाल देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं. फिर से आइसोलेटेड सिस्टम हो गया.
Now, so I put something like which has got a high temperature, like a sphere or something, garma garam sphere. मैं इसमें डाल दिया. What will happen is this sphere is at a high temperature, let us say 100 degrees Celsius. Water and calorimeter are at lower temperatures, let us say 30 degrees Celsius room temperature. Do you agree? Heat. This is an isolated system. First, do you agree? Yes, sir. We agree. Isolated system है. So heat energy lose कौन करेगा? Sphere, because it's a high temperature. मैं लाल कलर बना दूं इसको ताकि आपको पता चले गरम है, गरम. Oh, it's hot. A hot sphere. So heat energy will be lost by the sphere, and who will gain it, Babuji? Water and copper calorimeter. So as sphere is at higher temperature, it loses heat, bilkul, heat energy, and as water and calorimeter are at lower temperature, उससे तो कमी है, they gain heat energy. And सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेडी स्टेट पे क्या सीन होगा जी? स्टेडी स्टेट पे, एट स्टेडी स्टेट मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द स्फीयर, लेट अस से द स्फीयर, कुछ भी और हो सकता है, बॉडी हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हैज टू बी इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर. नाउ यू विल टेल मी सर बरोबर है, बात तो आपकी सही है, पर इससे हम क्या कर सकते हैं भाई? इससे हम ये बॉडी का क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो फाइंड करने में बहुत बड़ी मदद होती है. करें एक आध एग्जांपल लेके करें. ओके, यही फंडा ले रहा हूं, यही डायग्राम, सेम शिट. आई एम डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपकी टेक्स्ट बुक का. आई होप यू आर लुकिंग. आई एम टेकिंग द डायग्राम बिकॉज आई नीड टू डू द इलस्ट्रेशन. बस देख लो, ये स्फीयर है जो हाई टेम्परेचर पे होगा, पानी और कैलोरीमीटर लोअर टेम्परेचर पे होंगे. एंड लेट्स गेट रोलिंग. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है? बहुत बढ़िया. आई होप यू आर लुकिंग एट योर टेक्स्ट बुक्स एंड फाइंडिंग आउट व्हाट द इलस्ट्रेशन इज. सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा श्रीमान, डेटा जरूरी. सो लेट्स सी व्हाट द इलस्ट्रेशन इज. इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैं लिख के लाया हूं आपके लिए. A sphere of aluminium, ये स्फीयर है एल्यूमिनियम का, जिसका मास कितना है? 0.047 kg. Placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degrees Celsius. So T1 is 100 degrees Celsius. स्फीयर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने रखा है. It is then immediately transferred to 0.14 kg copper calorimeter. कैलोरीमीटर का मास 0.14 kg containing 0.25 kg water. Okay, mass water is 0.25 kg at 20 डिग्री सेल्सियस. दोनों मिलाकर के 20 डिग्री सेल्सियस पे है. Okay, the temperature of water rises and attains a steady state. So final temperature TF 23 degree Celsius. Calculate the specific heat of aluminium. Okay, specific heat capacity of aluminium हमको find करना है. Okay, एकदम perfect बात. Now, can you see sphere is at a high temperature, water and calorimeter at a lower temperature. तो sphere का temperature घटता है because it loses heat energy. Copper calorimeter और water का temperature बढ़ता है, 20 से 23 हो गया because it gains heat energy. So I'll do two things: heat energy lost by the sphere and heat energy gained by the calorimeter and water. Heat पेन को चेंज करने की आवश्यकता. Right. So the first thing I'm going to find is the heat lost by sphere. Heat energy lost by the sphere. I know it. Delta Q is mass sphere into specific heat. कौन से मटेरियल का स्फीयर है जी? एल्यूमिनियम का. into delta T for the sphere. Okay, मास कितना है जी? 0.047 एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम तो फाइंड करना है भाई. स्फीयर का टेम्परेचर चेंज क्या हुआ? ओरिजिनल कितना था? 100.
फाइनल कितना हुआ 23, सो दिस इज 100 माइनस 23, दिस इज 77. So 77 multiplied by 0.047 is, we'll call it delta Q1, 3.619 into specific heat of aluminum. मैंने 0.047 into 77 multiply कर डाला. So this is the heat energy lost by the sphere. And now the heat energy gained by water प्लस कैलोरीमीटर. भाई दोनों लेते हैं. तुम सोचते हो सिर्फ वाटर लेगा, ऐसा नहीं होता. वाटर के साथ साथ कैलोरीमीटर भी तो हीट एनर्जी लेगा. आपने ये एक्सपीरियंस भी किया है. अगर सपोज किसी स्टील के ग्लास में आप ठंडा पानी डालो और स्टील का ग्लास पकड़ो, ठंडा लगता ना. और अगर स्टील के ग्लास में गर्म पानी डालो, पकड़ो उसको, गर्म लगेगा ना. सो दैट विल ऑल्सो गेन हीट एनर्जी. तो अकेला वाटर नहीं, कैलोरीमीटर भी हीट एनर्जी गेन करेगा. डेल्टा Q2 इज मास वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर इंटू डेल्टा T, वाटर वाले का, प्लस मास कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा T, कैलोरीमीटर का. दोनों वाटर और कैलोरीमीटर का दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 20 है, फाइनल टेम्परेचर 23 है, सो नो इश्यूज देयर. मास ऑफ वाटर कितना है? वाटर का मास 0.25. एंड याद रखिए सारी चीजों में वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है, 4186. यहां पे 4180 ले रहा हूं, उन्होंने दिया इसलिए. वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि वाटर ठंडा भी देर से होगा, गर्म भी धीरे धीरे होगा. एज अ रिजल्ट किसी गर्मी के दिन पे आपको वाटर में जाना ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वाटर जमीन से कम गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, तो यू फील रिफ्रेशिंग. एंड हॉट वाटर बैग्स में, ऑटोमोबाइल के कूलेंट्स में वो वाटर ही यूज करते हैं, बिकॉज वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब ज्यादा कर लेता है. सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 4186 एक्चुअली. एंड डेल्टा T कितना है भाई? 23 माइनस 20. कॉपर के लिए हाजिर है, कॉपर कैलोरीमीटर 0.14 kg. एंड स्पेसिफिक हीट कॉपर का 386. अगर आप टेबल कंसल्ट करें आपके बुक में एक पेज पहले, तो you'll be able to find out. People, no invitation to multiply. Let's multiply. This is 162. Water का 3135 and इसका 162.12. So delta Q2, ये ब्रैकेट क्यों मार रहे ले, वो फ्री है क्या? Is 3297.12. ये मैं साथ में ही लाया था. एंड भाई स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट क्या होता है? हीट लॉस्ट बाय स्फीयर, स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं चलेगा. इज हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर. इन शॉर्ट डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2. मेरे पास डेल्टा Q1 भी है, डेल्टा Q2 भी है, एंड आई एम रेडी ऑफ कोर्स. कैन आई टेक दिस ऑफ 3.619 याद रखूंगा मैं. सो 3.619 into specific heat aluminium is 3297.12. एंड एज अ रिजल्ट भाई फाइनल आंसर आने वाला है. डिवाइड कीजिए 3297.12 को 3.619 से. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्यूमिनियम का 911 जूल पर केजी केल्विन. और इफ यू विश टू रिप्रेजेंट इट इन दिस वे, 911 को 0.911 इंटू 10⁻³ लगा दिया मैंने, जूल पर केजी केल्विन. एंड 10⁻³ को किलो लगा दो, सो 0.911 किलो जूल per kg Kelvin. You can represent it any way you like. Even this is absolutely valid. So this was illustration number 3. I want you to look at numerical number 14 in the same way. थोड़ा सा difference है, वो difference क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको. So बहुत ही बढ़िया numerical illustration था ये, जो कैलोरीमेट्री का एक अच्छा इस्तेमाल कर लेता था. And now I am going to numerical number 14 of your textbooks, of the NCERT textbook. जल्दी जल्दी मस्त देख लेते हैं फर्स्ट क्लास क्या क्या है क्या नहीं है करके.
numerical 14. Its basic premise is very much similar to illustration 3. बस एक थोड़ा सा चेंज है, जो चेंज मैं आपको दिखाना चाहूंगा. In an experiment on specific heat of a metal, a block 0.2 kg. So block कौन से मेटल का है नहीं बताया, 0.2 kg का ब्लॉक है, and it is at 150 degrees Celsius, is dropped in a copper calorimeter. और ये कॉपर कैलोरीमीटर में उन्होंने मास नहीं दिया उसका, कॉपर कैलोरीमीटर लास्ट टाइम मास दिया था, इस बार मास नहीं दिया, लिखा है ब्रैकेट में ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.025 kg. सो मास कैलोरीमीटर इज 0.025 kg विच इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ वाटर. बराबर. इसका जब वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या, थोड़ी रुको समझाता हूं यार. और वाटर है, और इस बार कंबख्तों ने वाटर का वॉल्यूम दिया. कमाल करते, मास ही दे देते, पर नहीं, मास हमको फाइंड करना ना. ओके भाई, मास कैसे फाइंड करेंगे. अच्छा, सबसे पहली बात, सेंटी 10⁻² मीटर का क्यूब. सो अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूं, सो दिस बिकम्स 150 इंटू 2 3s are 6. एंड मास फाइंड करने का बेस्ट, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास वाटर इज डेंसिटी वाटर इंटू वॉल्यूम वाटर. वाह, इजी पीजी. डेंसिटी वाटर कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसलिए मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था. वाह. सो दिस इज 150 इंटू 10⁻³ kg, एंड 10⁻³ को यही इंकॉर्पोरेट कर दो. सो मास वाटर is 0.150 kg. वाटर का मास मिल चुका है 0.150, कैलोरीमीटर का मास मिल चुका है 0.025. उन्होंने हमको यहां पर, अच्छा लास्ट उसमें हमको कॉपर का स्पेसिफिक हीट यूज करना था, यहां हमको कॉपर का स्पेसिफिक हीट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हमको कैलोरीमीटर का मास दिया ना, उन्होंने मल्टीप्लाई करके वाटर के स्पेसिफिक हीट के इक्विवेलेंट ही कर दिया है उसको. अर्थात समझाता हूं, पहले डेटा लिख लेते हैं. और ये दोनों कितने पे है, कॉपर कैलोरीमीटर वगैरह, कॉपर और वाटर है 27 पे. एंड फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस. एंड कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल. स्पेसिफिक हीट ऑफ द ब्लॉक कितना है ये फाइंड करना है. सेम मिशन टेम्पलेट. So I'll first do, अच्छा, if heat losses to the surroundings are not negligible, मैं इस चीज को बाद में देखता हूं, अभी खत्म कर लेते पहले इसको. So heat lost by block, my first idea, delta Q1 is mass block specific heat block into change in temperature of block. Okay, mass block 0.2, SB तो फाइंड करना है. चेंज इन टेम्परेचर पहले कितना था 150, अभी कितना है 40. 150 minus 40, that's 110. 110 into 0.2, that's 22. I got that. So delta Q1 is 22 into specific heat capacity of block. Now ये याद देखना बहुत अच्छी तरह से, heat gained by water plus calorimeter, ये नया है, this is something new. Mass water specific heat water into delta T, and mass calorimeter specific heat calorimeter नहीं लिखा था ना, water equivalent, मतलब यहां स्पेसिफिक हीट किसका लेने का है, वाटर का. सही पहचाने. तो ऐसा अगर कहीं वाटर इक्विवेलेंट लिखा हो कैलोरीमीटर के बाजू में, इसका मतलब मास तो कैलोरीमीटर का दिया है, पर स्पेसिफिक हीट किसका लेना है, वाटर का. अच्छी बात. अरे एस वाटर दोनों हो गए. तो मास वाटर कितना है, वाटर का मास 0.15 प्लस मास कैलोरीमीटर 0.025, और मैं एस डब्ल्यू और डेल्टा डी को बाहर ही लेता हूं. एस डब्ल्यू 4186 इंटू चेंज इन टेम्परेचर फाइनल कितना है 40 minus 27. ओहो कट हो गया जी. सो दिस इज 0.175 into 4186 into 13. I want you to find that out. 9523.15. मैंने फाइंड कर लिया. You can confirm that. And steady state
भाई heat energy lost by the block is equal to heat energy gained by the calorimeter. Heat lost by block, same mission template, is heat gained by calorimeter plus water. I'll move it in a jiffy. So delta Q1 is delta Q2. delta Q1 है मेरे पास 22 SB, ये रहा delta Q2, टकाटक, इसको कहते हैं टकाटक, इसको उड़ाना पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है, ये जगह जरूरत है ना सबको, Levin's Rom as they call it. So 22 SB is 9523.15 and as a result डिवाइड तो करो और SB मिल जाएगा आपको, कितना मिल रहा है 432.8 या 433 पकड़ लेता हूं, 433 जूल पर केजी केल्विन. यू कैन लीव इट लाइक दैट ऑल्सो, या जैसे हमने किलो जूल में किया था वैसे भी रख सकते हैं. इस बार कुछ नया कर दे, 0.433 लिखता हूं इंटू 10⁻³ लिखता हूं जूल पर. भाई 1 kg हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम. आपने देखा नीचे भी 10⁻³ ऊपर भी 10⁻³ कट. सो SB कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.433 जूल पर ग्राम केल्विन. Well, this is the way they have represented the answer, final answer in the textbook. And now the second question, they say, if the heat energy losses to the surroundings are not negligible, is your answer greater or smaller than the actual value of the specific heat of metal? भाई ladies and gentlemen, आप ये बात समझो, अगर heat energy lost to the surroundings होगा, heat energy lost ये equation है, पर थोड़ा बहुत surrounding में जा रहा है, तो don't you agree heat energy gained ये कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत लूज भी हो गया सराउंडिंग में, तो इसकी वैल्यू कम होने से ये वैल्यू कम हो जाएगी. सो ये तो 22 ही रहेगा, सो स्मॉलर वैल्यू अपॉन 22. डोंट यू एग्री द आंसर विल बी लेसर देन 433. सो द आइडिया फॉर दैट इज SB विल बी स्मॉलर, इसकी वैल्यू स्मॉलर आएगी because some amount of heat energy has been lost to the surroundings. As a result, this value will be lesser and this value becomes lesser upon 22. So the answer will also be lesser. Specific heat will be smaller. So this is what is calorimetry. And let's proceed to the last topic of the day, of the session, which is change of state. Very simple, very ideological, एकदम perfect. आपने इस चीज को बहुत बार देखा हुआ भी है. Suppose तुम्हारे पास एक कंटेनर, व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट? यू नो बेसिकली 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, एंड इस स्टेट्स में यू नो इंटरचेंजिंग भी होता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेनर लेता हूं, उसमें आइस क्यूब्स डालता हूं सपोज, एंड नीचे से आग लगाता हूं और थर्मोमीटर डालता हूं. नाउ व्हाट एम आई लुकिंग एट? आई विल सी दैट मैं आग देता गया, आइस क्यूब्स का टेम्परेचर, यू नो आइस धीरे धीरे पिघलने लगेगा. ऑफ कोर्स यू विल से आइस पिघलने लगेगा. ओके, आइस पिघलते पिघलते हीट ले रहा है, पिघल रहा है, बट टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. यू विल सी दैट द टेम्परेचर डज नॉट चेंज. आइस से वाटर बना, पूरा पिघल गया, वाटर बन गया, बट टेम्परेचर हैज रिमेन्ड 0 डिग्री सेल्सियस. सो 0 डिग्री सेल्सियस पे यू कैन सी दैट आइस भी है और वाटर भी है. सो लेट मी पुट दिस डाउन एज एन आइडिया. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आई हीट इट, इट बिकम्स वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो मैंने ये देखा कि आइस से वाटर बन गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, बट टेम्परेचर इज रिमेनिंग सेम. State has changed and it has required heat energy to change the state of ice to water. At 0 degree Celsius, can you see temperature has remained same? Ice से water बन गया, फिर भी 0 का 0 ही रहा. 0 डिग्री सेल्सियस पे ice और water coexist कर रहे हैं. Solid and liquid are coexisting. At 0 degree Celsius, ice that is solid and water that is liquid coexist,
एंड जिस पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, melting point या freezing point. So at this melting point solid and liquid, ice and water are coexisting and usually pressure वगैरह के साथ change होता है at standard temperature and pressure, at standard pressure it is called normal melting point. I want to share a very beautiful tidbit with you. ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो चीजें जल्दी मेल्ट होगी, बरोबर है. फॉर एग्जाम्पल यू नो आई जस्ट से दिस टू यू, मेरे पास एक आइस स्लैब है, ये आइस स्लैब, एंड मैं इस पे अगर एक मेटल का वायर रखूं और इस पे 2 वजन लगा के रखूं, इन शॉर्ट ये स्लैब है एंड लेट मी शो यू द स्लैब. सपोज ये डस्टर स्लैब है, आइस का स्लैब, और इस पे ये वायर रख रहा हूं और यहां से भी वजन लटक रहा है, यहां से भी वजन लटक रहा है. इन शॉर्ट इस पे प्रेशर है. आप देखेंगे जैसे ये है ना, ये बढ़ता जाएगा, ये लगाया मैंने, यहां पे आइस पिघलता जाएगा जल्दी जल्दी एज कंपेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द आइस. यहां आइस जल्दी पिघलेगा, वायर नीचे जाएगा. जैसे ही वायर नीचे गया है, ऊपर का जो है ना वो वापस आइस बन जाएगा. एंड इस तरह ये वायर काटता 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 नीचे से आके उतर जाएगा, धीरे धीरे आइस बनता जाएगा, फिर से ये जुड़ा हुआ ही रहेगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजेलेशन. बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट आपने प्रेशर डाला तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, कम टेम्परेचर पे अब ये मेल्ट होगा. सो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकता है विथ इंक्रीज इन प्रेशर. याद रखिएगा चीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर. तो अब अपना ये सीन है, दिस इज कॉल्ड रीजेलेशन. टेक्स्ट बुक में नाम लिखा हुआ है रीजेलेशन. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास वाटर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, और गर्मी देता हूं. तुम बोलो सर चालू ही रखो इसको. अब वाटर पहुंच जाएगा लेट अस से 100 डिग्री सेल्सियस पे. ये प्रोसेस में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं आग लगाया तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया. अब यहां पे मैं देखूंगा, थर्मोमीटर लगाया हुआ है, अब वाटर से ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा, बट टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. कैन यू सी, फ्रॉम लिक्विड it has converted into vapor, it has converted into gas, temperature remaining constant. This point where liquid and gas coexist is called boiling point. So melting point भी नाम कर दिया. At 100 degree Celsius water, that is liquid, and steam या vapor, that is gas, coexist. It is called boiling point. तो सर इस बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करते हैं. जैसे आपने यहां पे दिखाया था कि प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो इसमें प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, पीपल इन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस. वाह, देखा आपने, इससे उल्टा है. यहां प्रेशर बढ़ा है तो मेल्टिंग पॉइंट घटा, यहां प्रेशर बढ़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा. एंड ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. तभी तो हिली रीजन्स में कुकिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट. कुकिंग इज डिफिकल्ट इन हिली रीजन्स प्राइमरीली बिकॉज प्रेशर कम होता है वहां पे हिली रीजन पे ऊपर, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है. कहने का मतलब यह है वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ लोअर टेम्परेचर, 70-80 के आसपास बॉइल होना शुरू हो जाए. भाई अपना खाना तो अभी तक बना ही नहीं है, खाने को जितनी एनर्जी, हीट एनर्जी चाहिए पकने के लिए वो तो मिल ही नहीं पाएगा. एज अ रिजल्ट it takes longer time for cooking at hilly regions. That is primarily why we use a pressure cooker. प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. एज अ रिजल्ट खाना और ज्यादा हीट एनर्जी कैप्चर करके
हीट ज्यादा अच्छी तरह पक जाता है, वो भी कम टाइम में. सो दिस इज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर. सो दिस वाज द आइडिया ऑफ चेंज इन स्टेट. अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से ही गैस बने ना, कभी कभी सॉलिड से भी गैस बन सकता है. आई एम श्योर यू नो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. कैम्फर कपूर जो होता है वो सबलाइम होता है, नैफ्थलीन बॉल सबलाइम होता है. सो द प्रोसेस इन विच द बॉडी गोज फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर by passing the liquid phase is called sublimation. Those materials are called sublime. Okay, so this was change of state. And finally I will now go to a very important, one of the most important ideas. This is called latent heat. Sir, diagram क्यों नहीं उड़ा है? ये जो डायग्राम बनाया था उड़ा क्यों नहीं? कुछ दिखाना चाहता हूं इसलिए नहीं उड़ा है. ये तो ऐसे थोड़ी. लैटेंट हीट, जिसको हम एल कहते हैं. ओके, होता क्या भाई, हमने अभी देखा तुमने आइस को कंटेनर में रखा था, नीचे लगाई थी आग. आग देते गए, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ. जीरो का जीरो ही रहा, स्टेट चेंज हो गया. अब तक आपने एक इक्वेशन देखा था कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डेल्टा टी is called delta Q is ms delta T. मात्र टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट नहीं. वाटर वाटर ही रहा, कुछ और नहीं हुआ. स्फीयर जो एल्यूमिनियम का था वो स्फीयर ही रहा, एल्यूमिनियम का ही रहा, कोई स्टेट चेंज नहीं हुआ, पानी पिघल नहीं गया हो. सो दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर चेंज एंड दिस द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. पर यहां पे तो कोई टेम्परेचर चेंज नजर नहीं आ रहा है और हीट एनर्जी लग गई है, लगी रही है. सो दिस हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी लगी होगी ये स्टेट चेंज करने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं लैटेंट हीट. ऑलराइट, सो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी of mass m is given as, ladies and gentlemen, beautiful formula coming up. Q is ml, where L is latent heat of the substance. SI unit of L देख के पता चली जाएगा, जूल पर केजी. सिंपल, जूल पर केजी. तो सर यहां कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बता देता हूं ना, टेंशन नहीं. For ice to water, ice to water, water to ice, it is called latent heat of fusion, denoted as LF. and आपको जान के खुशी होगी LF की वैल्यू भी है 335 किलो जूल पर केजी. ये वैल्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 किलो आइस हो तुम्हारे पास, उसको 1 किलो पानी बनाने के लिए यू विल हैव टू गिव इट 335 किलो जूल. समझ में आया? टू कन्वर्ट 1 kg ice into 1 kg water, heat 335 kilojoule heat energy is to be given. बात समझ में आई? 335 किलो जूल हीट एनर्जी देना पड़ेगा 1 किलो पानी को, 1 किलो वाटर को, आइस को पानी बनाने के लिए. दिस वॉज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अच्छा, यहां पे आ जाओ. वाटर एट 100 से वेपर एट 100, इस लैटेंट हीट को क्या कहते हैं बता देता हूं जी. ये पूरा ही उड़ा देंगे यार, कहां छोटा छोटा उड़ाते फिर. ये वैल्यू आपने लिख ली ना, 335 किलो जूल पर केजी, बहुत काम में आएगी. So for water to steam, it is called, मतलब from liquid to gas, it is called latent heat of vaporization. मस्त नाम है उसका LV. and for ice to water LV is 2256
किलोजूल पर केजी. Latent heat of fusion was 335 335 किलोजूल पर केजी. दिस इज 2256 किलोजूल पर केजी. अर्थात 1 किलो पानी को स्टीम बनाने के लिए 2256 किलोजूल हीट एनर्जी will have to be given. So to convert 1 kg water into steam, 2256 kilojoule heat energy has to be given. भाई इसके implications बहुत खतरनाक है. So suppose water at 100 degrees के पास energy है Q, तो वेपर एट 100 डिग्रीज के पास एनर्जी है Q प्लस 2256 किलो जूल. बरोबर. वाटर के पास हीट एनर्जी, वाटर एट 100 के पास हीट एनर्जी Q, वेपर या स्टीम एट 100 डिग्रीज के पास है Q प्लस 2256 किलो जूल. मतलब स्टीम 100 डिग्रीज पे कितना खतरनाक हो सकता है. सो अगर आपको बॉइलिंग वाटर से बर्न्स हुए हैं, उससे कई ज्यादा डेंजरस बर्न्स होते हैं स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पे. सो स्टीम का बर्न्स are much more dangerous. They can prove fatal also as compared to the burns by boiling water. So this was the idea of latent heat, and इसके ही लीग में ये फॉर्मूला आके बैठ जाता है. So this is the amount of heat energy required just to change the temperature without changing state. This is the amount of heat energy required only to change the state without changing temperature. So 0 degrees रहा ना, this is LF. 100 डिग्री या दिस इज LV. इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करने जा रहा हूं. डोंट वरी, इज द लास्ट थिंग फॉर द डे. इलस्ट्रेशन 5 ऑन द डेक नाउ, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन आई गिव यू. आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी. सो लेट्स सी व्हाट इलस्ट्रेशन 5 says. I know what it says, but anyways. So I got this illustration 5. What it says is, calculate the heat energy required to convert 3 kg of ice. तो मास कितना है? 3 kg at minus 12 degrees Celsius. So ice is at minus 12 degrees Celsius. से स्टीम तक ले जाना है. kept in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure. Specific heat of ice, specific heat of water, LF, LV सब कुछ दिया हुआ है. So people, आइस को -12 से स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है. ऐसे नहीं जाएगा, बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी. फर्स्ट वी विल टेक आइस फ्रॉम -12, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इट विल गो टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. लेट मी कॉल दिस प्रोसेस 1. देन फ्रॉम आइस एट 0, एक बात याद रखना, एक टाइम पे एक ही चीज चेंज होगी, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या स्टेट चेंज होगा. सो मैंने हीट एनर्जी दी, टेम्परेचर चेंज हुआ, -12 से 0 तक आ गया. अब मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट एनर्जी दूंगा ना, फ्रॉम आइस एट 0 इट विल गो टू वाटर एट 0. कैन यू सी? टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, स्टेट चेंज हो गया. अब वाटर आ गया 0 डिग्री पे, अब उसको और गर्मी दो, it will go to water at 100 degrees Celsius. Can you see? Only temperature has changed, water has remained water. And finally, water at 100 degrees Celsius को और heat energy देता हूं, it will go to steam या vapor, temperature remaining same. So, पहले वाले केस में, process 1, can you see? Only temperature is changing. Process 1, ice at -12, टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. भाई सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो तो व्हाट इज द इक्वेशन? ms डेल्टा टी ना. सो Q1 इज मास इनटू S किसका? मटेरियल क्या है भाई? आइस इनटू डेल्टा टी. ओके, मास कितना है? 3 किलो. उन्होंने अपने को S आइस का दिया हुआ है 2100 जूल पर केजी केल्विन. सब कुछ बरोबर यूनिट्स में ही है. एंड व्हाट इज द टेम्परेचर? फाइनल माइनस इनिशियल. सो 0 minus 12, that is 12. So 12 into 2100 into 3, that's 75600 joule. 75600 जूल. इतनी एनर्जी लगेगी आइस को -12 से 0 डिग्री तक ले जाने में.
अब I said 0 to water at 0. भाई स्टेट चेंज हो रहा है, एंड स्टेट चेंज तो हो रहा है तो लैटेंट हीट वाला जाएगा, नो डाउट, ml। पर कौन सा l, LF या LV? भाई सॉलिड टू लिक्विड है ना, तो LF सही पहचाने भाई। ओके, मास कितना है, थोड़ी जगह की तंगी है, 3 किलो। एंड LF किधर गया, LF 335 किलो जूल। सो 3.35, मैं इसको 335 किलो जूल ही लिख रहा हूं, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको यहां तक नीचे तक का नजर आ रहा है ना। ओके, वेरी नाइस। चलो, तो कभी कभी नजर नहीं आता। 335 एंड ये 3 0 ये रहे जूल। सो प्रोसीजर 2 का मेरे को मिल गया है। फॉर 3, भाई व्हाट इज 3? वाटर एट 0 टू वाटर एट 100। पानी तो पानी है, और पानी जिंदगानी है। स्टेट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ। सो Q3 इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ms डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट किसका, मटेरियल क्या है, वाटर, इनटू डेल्टा टी। तो मास है मेरे पास 3 किलो, यहीं पे कर देंगे। स्पेसिफिक हीट वाटर 4186 एंड टेम्परेचर चेंज 100 माइनस 0। आई एम श्योर यू कैन वर्क दिस आउट। 4186 इंटू 3 इंटू 100, 12558 1255800 जूल। वाह वाह, एनर्जियां मिलती जा रही है। एंड फॉर 4, वाटर एट 100 टू स्टीम एट 100, भाई फेस चेंज, स्टेट चेंज, और स्टेट चेंज में ml पर एल कौन सा सर? भाई लिक्विड टू गैस है ना, तो वेपराइजेशन LV, मेरे पास वो भी है, LV भी है, 2256 किलो जूल। एंड इसको लगा रहा, मेरे पास आंसर भी है 6768000। सो Q4 इज 6768000 जूल। सर अब क्या करेंगे? यहां से यहां तक का आंसर मिल चुका है Q1, यहां से यहां तक का मिल चुका है Q2, यहां से यहां तक का मिल चुका है Q3, यहां से यहां तक का मिल चुका है Q4। सो यहां से यहां तक का टोटल एनर्जी कितना होगा? वोंट इट बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, isn't it? So total heat energy required, I'll have to take some things off the board now. I'll take 75600 off the board. So मेरे पास इसका भी आंसर है, तो सो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4, which was 75600 plus 1005,000 plus 1255800 plus 6768000। भाई नंबर लगाओ यार, कितना हो रहा है? 910400 जूल। अब इसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें, बहुत लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। So my final heat energy Q is 9.1 into 10 raised to 6 joule. Might as well check the answer please. Is it true? Yes, it is true. So I think यहां पे ये सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ और बातें करेंगे, नई नई बातें करेंगे, चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। So I'll see you next time. Stay tuned. Bye bye.